हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए हम पहले जाएंगे हमारे प्रीवियस चैप्टर के ऊपर। अब प्रीवियस चैप्टर के ऊपर क्यों जाएंगे? तो देखो, आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी बेल्जियम की, राइट? बेल्जियम में ये हुआ था कि वहां पर दो अलग अलग लैंग्वेज वाले ग्रुप्स के अंदर फाइट्स हो रही थी। फिर बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भाई अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पावर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इन तीनों में डिवाइड कर दिया। इससे हुआ क्या कि तीनों ही जो दोनों ग्रुप्स थे, फ्रेंच वाले और जो टर्किश थे, वो दोनों ही खुश हो चुके थे और उन दोनों के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे वो सॉल्व हो चुके थे, है ना। मतलब क्या हुआ था कि वो जो गवर्नमेंट थी वो फेडरलिज्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब असली वर्ड आता है फेडरलिज्म, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस इट राइट, ओके, फेडरलिज्म। ओके, तो अब हमको इसकी डेफिनेशन समझनी है, तो मैं आपको बेल्जियम वाली स्टोरी समझा के इसकी डेफिनेशन समझा चुकी हूँ कि फेडरलिज्म जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। जब कोई गवर्नमेंट अपनी पावर को बहुत सारे वेरियस यूनिट्स में डिवाइड कर देती है तो ये फेडरलिज्म कहलाता है। मतलब ये हुआ था कि आपके पास में एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर्स भी थे, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे की पूरी कंट्री को चलाने में कंफर्टेबल नहीं थी। उसके पास में इतने ज्यादा पावर्स हो चुके थे, और पावर है तो सबको इक्वली कंट्रीब्यूशन भी उसमें से नहीं हो पा रहा था। तो जब गवर्नमेंट अपनी पावर को एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके साथ में बहुत सारे वेरियस यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ओके, या संघवाद भी बोल सकते हो आप इसे, और हमारी जो गवर्नमेंट है इसके हिसाब से ही चलती है। अगर आपने हमारा जो प्रीएम्बल पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें भी यही बात कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक वर्टिकल डिवीजन किस तरीके से है, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था तो हमने जो पावर शेयरिंग हुई थी तो उसको 2 टाइप्स में पढ़ा हुआ था। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल था जिसमें 3 लेवल आपके साथ में होकर के काम कर रहे थे, ठीक है, और वो तीनों लेवल कौन कौन से थे? एक सेकेंड में अपना कीबोर्ड थोड़ा सेट कर लूं। वेट ओके, तो एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल था। तो उसमें क्या था, आपके पास लेजिस्लेचर था, आपके पास एग्जीक्यूटिव था और आपके पास में जुडिशियल था। तो ये तीनों जब साथ में होकर के काम कर रहे होते हैं, मतलब तीनों एक ही लाइन में खड़े होकर काम करते हैं, बट तीनों की तीनों जो है वो डिफरेंट लेवल, मतलब अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि आपके पास में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे काम करती है एक स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होती है बहुत सारी लोकल बॉडीज, जिसमें आपकी पंचायत राज्य होता है, नगर पालिका होती है, इतनी सारी चीजें होकर के आपके लिए काम करती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी, मतलब इस वर्टिकल डिवीजन के अंदर जो पावर शेयर करना होता है, आप इसी को ही फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। या यूं कहे तो आप इमेज देख करके समझ सकते हो कि सेंटर और जो स्टेट है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शंस होता है, ये दोनों म्यूचुअल कंसेंट से जो हमारी क्या कहना चाहिए, कंट्री को चलाते हैं, तो वो भी फेडरलिज्म की डेफिनेशन में आ सकता है। अब फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो क्लियरली है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के 2 से ज्यादा लेवल्स होंगे। एक लेवल तो आपका सेंट्रल ही हो गया है और उसके नीचे भी बहुत सारे लेवल्स है, जैसे स्टेट लेवल है। स्टेट में भी जब आप और आगे बढ़ते जाएंगे तो स्टेट के साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको नगर पालिका मिलेंगे, पंचायत मिलेंगे, लोकल बॉडीज में भी आपको बहुत सारी गवर्नमेंट देखने को मिलेंगी। इवन साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट है, ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट है तो क्या होती है कि बहुत डिफरेंट है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट जो कि पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर काम करती है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में आपके पास में आती है स्टेट गवर्नमेंट, राइट। अब आपके पास में स्टेट गवर्नमेंट आएंगी तो स्टेट गवर्नमेंट भी किसके लिए काम करेंगी, उस स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही इंसान के लिए तो काम कर रही है, बस इतना है कि स्टेट अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए कर रही है, और जो सेंटर है, सेंटर में ये पर्टिकुलर एरिया जिसके ऊपर स्टेट काम कर रही है वो भी इंक्लूड होता है। तो इसका क्लियर सा मतलब ये हो गया कि जितनी भी गवर्नमेंट्स है, जितने भी अलग अलग डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो सेम सिटीजन के लिए काम करती है, क्लियर। फिर उसके बाद में ये हो जाता है कि जितने भी
जो लेवल्स ऑफ है ना, लेवल्स और टायर ऑफ गवर्नमेंट है, तो इन लिए jurisdictions of the respective level or tiers of government are specified in the जितने भी अलग अलग लेवल के जितनी भी गवर्नमेंट्स है, तो भाई इन सबके काम जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब्ड है। वहां पर इसकी सारी जो क्या कहना चाहिए ड्यूटीज है, जिसकी भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी की सारी वहां पर हर एक पर्टिकुलर सेपरेट के लिए रखी हुई है। जैसे कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी ड्यूटीज है, राइट्स है, वो सारे वहां पर लिखे हुए हैं। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग भी सारी चीजें हैं। इवन अगर कोई आप एक ऑफिसर भी अपॉइंट करते हैं तो उसका भी प्रोविजन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पॉसिबल बी चेंज ओनली बाय द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपका कोई फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के जिसको चेंज करना है, तो आप कोई एक अकेली गवर्नमेंट मिलके नहीं कर सकती। ठीक है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बता रहे हैं तब भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होना वहां पर बहुत जरूरी होता है। क्लियर। फिर उसके बाद में जितने कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये कोर्ट को वहां पर इतना पावर है कि इन दोनों के बीच में वो इंटरफेयर कर सकता है। जितने अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इन लोगों के बीच में कि इनके पास कोई राइट ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी कोई अपने राइट्स का दुरुपयोग कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इन लोगों के जितनी भी इनको राइट्स दिए गए हैं, तो उन सब के बीच में कोर्ट वहां पर इंटरफेयर कर सकता है। इन लोगों के बीच में जो पार्शलिटीज हो रही है उसको भी क्लियर कर सकता है। अब बात आती है कि यहाँ पर इनको जो फंड है वो कैसे प्रोवाइड होगा, तो रेवेन्यू की भी बात आती है भाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी स्टेट चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होगी। तो दोनों ही जो है, तो दोनों को अपने फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसको डन करने के लिए अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यूज जो है दोनों ही लेवल पर अलग अलग डिसाइड है, जो कि क्लियरली स्पेसिफाइड है। क्लियर। मेन ऑब्जेक्टिव इज, अब हमारे पास में जो हमारा जो फेडरलिज्म है उसको मतलब उसको फॉलो करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो सिंपल सा कि हमारे जो कंट्री है उसमें यूनिटी को प्रमोट करना है। क्लियर। मतलब क्योंकि यूनिटी तो होनी ही चाहिए, और उसके साथ में जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज है उसको भी प्रमोट करने का, कि उन सबको इतनी सारी रीजनल डाइवर्सिटी के बाद में भी हमारे पास में एक यूनिटी है। इसका मेन ऑब्जेक्ट तो यही हो सकता है। तो फेडरलिज्म की आपके की फीचर समझ में आए होंगे, उम्मीद करती हूँ कि सिंपल है कि वहां पर दो या दो से ज्यादा के जो गवर्नमेंट लेवल होने चाहिए वो होने चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट कोई भी लेवल काम करता है सेम सिटीजन के ऊपर काम करने वाला है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास में कोर्ट है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इनके सारे प्रोविजंस दिए गए हुए हैं। ठीक है, आपके पास में जो भी फाइनेंशियल स्टेट है वो सबके लिए अलग अलग रेवेन्यू लेवल जो है वो सेट किए गए हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यूज जो है बोथ लेवल के लिए अलग अलग है, चाहे वो सेंटर हो या वो स्टेट हो, किसी के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का टाइप क्या होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, आप प्रीवियसली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम स्पेशली बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो फेडरल गवर्नमेंट से ही सिमिलर एक और गवर्नमेंट मिलती है जिसको कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, तो डिफरेंसेस जो है वो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि दोनों किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, या इन लोगों के बीच में क्या कहना चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो एक दूसरे को रिलेट करती है। देखो, फेडरल गवर्नमेंट में अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि यहाँ पर जो पावर होते हैं ये डिफरेंट लेवल में शेयर कर दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के मोर देन 2 लेवल्स होते हैं। ठीक है, मतलब 2 और मोर लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, अब हमने फेडरल गवर्नमेंट में क्या पढ़ा था कि ये एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं हमको फॉलो तो वही करनी है। अगर हम यूनिटरी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बात करें, तो ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी पावर्स होते हैं वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास में होते हैं, और वो होती है सेंट्रल। इसके नीचे कोई भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर किसी को रखना चाहे तो ही होगा। यहाँ पर यही क्या है, यही यूनिवर्स है पूरा की पूरा। ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट में क्या
होते हैं, इसके नीचे जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इसके नीचे एक स्टेट गवर्नमेंट होंगी, ये अपना स्टेट में काम करेंगे, इसके इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, बस कुछ ही कुछ काम जो होते हैं वहां पर ये इसमें डालेंगे, ठीक है। इसको आप एकात्मक सरकार कह सकते हो, इसको आप संघात्मक कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चीजें है कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होती है, कि कोई भी वो काम करेंगी तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो उसके अंडर में ही रह करके काम करने वाली है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी उसको ऑर्डर नहीं कर सकती, उसको कोई चीज मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकती भाई यू हैव टू डू राइट, ये नहीं हो सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कांट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनिटरी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, वो उसको ऑर्डर कर सकती है कि भाई आपको ये काम ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है फेडरल सिस्टम में, वहां पर उसके पास में अपनी पावर होती है और वो विच इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए वो किसी और को आंसर नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब उसको जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर करे, बट इन यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ एक लेवल होता है गवर्नमेंट का, और यहाँ पर अगर उसके नीचे कोई काम कर रहा है तो वो उसके लिए आंसरेबल होती है, उसके पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा किसी और के पास पावर्स नहीं होते हैं। ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, क्लियर, देखा हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ पर हर एक स्टेट में अपनी एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। हाँ, इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है, जब एक पॉलिसी आती है तो वो सभी के लिए सर्कुलेट होती है, और कई जगह पर ऐसा होता है कि वहां पर स्टेट उसको मानने से मना कर देती है कि भाई हम आपके ये रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे। हाल ही के कुछ दिनों में आपको एक एग्जांपल ऐसा देखने को मिलेगा, अगर आपको याद आ रही होगी अपनी न्यूज आसपास की तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं किस स्टेट के ऊपर बात कर रही हूँ, है ना। तो इंडिया में, कनाडा में, जर्मनी में फेडरल गवर्नमेंट है, और यूनिटी गवर्नमेंट चाइना, जापान और फ्रांस जैसी कंट्रीज में लागू है। क्लियर, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर ये सारे दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे। फिर हम बात करते हैं फेडरलिज्म जो है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के आपको फेडरलिज्म देखने को मिलेंगे। फेडरलिज्म, ओके ओके ओके, I'll try to learn. Okay, coming together and second one is holding together. ठीक है। अब दोनों की definitions देखें तो coming together में क्या है, independent unit comes together on their own to form a large unit. All the constituent unit have equal power. यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है जो साथ में आकर के खुद से काम करना चाहती है, देयर ऑन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, मतलब ये भी होगा ये भी होगा, तो इनका खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है कि ये साथ में आकर के एक यूनिट बना करके काम करना चाहती है, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में देख लें आप कि यूएसए वगैरह में यहाँ पर फेडरल सिस्टम तो है नहीं। सॉरी, ओके, थोड़ा सा इश्यू हो गया था। हाँ, तो बहुत सारी यूनिट जब साथ में आकर के काम करती है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि बहुत सारी यूनिट्स है, जैसे कि आप यूएसए वगैरह में देख सकते हो कि यूएसए में कोई फेडरल सिस्टम मतलब किस टाइप का है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टेट वगैरह जो है वो खुद आपस में आकर के मिलके काम करना चाहती है, ठीक है। तो ऐसे करके वो एक बड़ी यूनिट बना लेती है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जैसे कोई बड़ी कंट्री है और उसको उसमें आप पावर्स को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब ही ये होता है कि वहां पर बहुत सारे अपने जो पावर्स होते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ये यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा, जिसके पास ऑलरेडी पावर है वो आकर के यूनिट हो रही है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, तो दैट्स डिफरेंट, इट्स कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। ये खुद से आ रहे हैं। लेकिन जब किसी लार्ज कंट्री में या कोई बड़ी कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर आप पावर्स जो है उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो यूनिट्स क्या कहलाती है, वो यूनिट कहलाती है स्टेट्स, ठीक है। ओके, लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर
Its power among the constituent unit, keeping view of internal diversity, central government tends to be more powerful. Example India and Spain. ठीक है, जब यहाँ पर क्या होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ, अगर क्या होगा कि यहाँ पर पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ऑब्वियस ही बातें हैं, हमारे यहाँ पर जो 28 स्टेट्स है सारी की सारी डिफरेंट है, किसी में भी सिमिलैरिटीज है ही नहीं। एक सिमिलैरिटी है कि हम सब इंडियंस है, ठीक है, ओनली वन। बाकी हर किसी की लैंग्वेज अलग है, हर किसी का कल्चर अलग है, हर एक स्टेट के रिलीजन्स अलग अलग है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद में हम एक साथ में बंधे हुए हैं और ये फेडरलिज्म की वजह से ही बंधे हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। और हमारे यहाँ इतना अच्छा जो सिस्टम चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जो पावर्स हमने स्टेट को अलग दे रखे हुए हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ की स्टेट जो है उसको चला सकते हैं। पहले तो हमारे यहाँ पर जो स्टेट है वो फॉर्मेट ही लैंग्वेज के बिहाफ पे हुई थी, क्लियर। तो इसका एग्जांपल कौन सी गवर्नमेंट हो सकती है, कहाँ की गवर्नमेंट हो सकती है, इंडिया की, ठीक है। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वो कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे बड़े जो हेड होते हैं ना वो दादाजी, और फिर दादाजी के नीचे पापा, चाचा, बड़े पापा, ये सारे लोग जो है वो चलते रहते हैं। अब हम आगे बात करें तो डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होने वाले हैं। तो देखो डेफिनेशन तो आप समझ चुके हैं कि डेफिनेशंस क्या क्या है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों को डिफरेंस कैसे करें, क्योंकि अगर डेफिनेशन समझ गए हैं तो डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती है, ये यूनिट्स होती है, वो अपने आप आपस में साथ में आती है और फिर वो एक बिगर फॉर्म क्रिएट करती है। बट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक बड़ी कंट्री को उन यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और उसके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लियर। और यहाँ पर क्या, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट यूनिट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली जो यहाँ पर जो कमिंग टुगेदर है तो यहाँ पर ये सब लोग इक्वल पावर शेयर करते हैं। स्टेट एंजॉय सर्टेन अमाउंट ऑफ एटोनॉमी, ये अपनी खुद की जो स्वायत्ता होती है ना तो उसको यूज करते हैं। बट होल्डिंग टुगेदर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मोर पावरफुल होती है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको कंट्रोल कर सकती है वो, ठीक है। अगर हम कमिंग टुगेदर में इसका मेन एम देखेंगे तो क्या होता है कि वो अपनी सेवर्टी का पुल क्रिएट मेंटेन करना चाहती है, ये बनाना चाहती है, ठीक है। वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को इंक्रीज करना चाहती है। बट जब हम होल्डिंग टुगेदर में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो पोलिंग है ना सॉवरेनिटी की वो यहाँ पर नहीं है, एंड मेंटेनिंग जो आइडेंटिटी है, खुद अपनी स्टेट की आइडेंटिटी मेंटेन करना, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कभी आप फॉरेन में जाते हो तो क्या आप वहां पर सिर्फ अपने आप को ये बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। जब आप ऐसा कहेंगे तो आपको कोई भी नहीं जानेगा। बट जब आप कहोगे आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है, जो कि इंडिया का पार्ट है, तब आपको जानेंगे कि अच्छा आप इंडिया के मध्य प्रदेश से हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली कहोगे आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश तो आपको कोई भी नहीं जानेगा। मैंने क्या पहले आई एम इन मध्य प्रदेश बोला था, सॉरी सॉरी, ठीक है, मेरे वर्ड्स के लिए, क्लियर। अगर हम बात करें कमिंग टुगेदर की तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलेंगे। इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन में आपको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इंडिया, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इंडिया में आपको फेडरल कंट्री का मतलब जो होल्डिंग टुगेदर फेडरल है वो देखेंगे। तो फिर कौन सी चीज, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, की इंडिया को ऐसी कौन सी चीजें बनाती है। देखो सबसे पहले जब आप प्रेम्बल पढ़ेंगे तो वहीं पर चीज है कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही क्लियर करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पर किसी कंट्री को बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, उसको पावर शेयर किए गए हैं, ठीक है। और हम क्या है, हम तो यूनियन ऑफ स्टेट है कि हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स मिलकर के हमने उसका यूनियन बनाया है। तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही प्रूफ कर देता है कि वी आर फेडरल कंट्री, राइट।
अब हमारे पास में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनली प्रोवाइडेड अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी 2 टायर किस तरीके से हो सकता है, देखो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनियन, तो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नीचे आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, जो आपकी स्टेट को रन करता है वो स्टेट गवर्नमेंट। और जो 3rd टायर आता है तो वहां पर जो लोकल बॉडीज भी बोल सकते हैं आप उसको, तो वहां पर क्या होगा, देखो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 2 टायर में आपका एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, जो कि आपकी सेंटर को चला रहा है, ठीक है, पूरे इंडिया को चला रहा है। इसके नीचे आपका स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट के नीचे आता है आपका 3rd, इट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आते हैं आपके पंचायत, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ से क्लियर है कि ये सारी चीजें मिल करके आपकी इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। क्लियर द डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि देखो सबसे पहले ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में जो हमारी कंट्री है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है। हमने उसको पावर्स दिए हुए, क्यों दिए हुए हैं, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी, वो उन सारे मुद्दों को देखती है कि जो पूरे इंडिया के रिगार्डिंग काम करने वाली है, ठीक है, मतलब सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल हो हो कि मतलब ऐसे कुछ काम होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ पूरी कंट्री के लिए कर सकती है, ठीक है। फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ उस स्टेट के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो पंजाब के लिए बेनिफिट देने वाला है वो कश्मीर के लिए भी दे या वो मध्य प्रदेश के लिए भी दे। तो सब अलग अलग स्टेट की नीड जो है वो अलग अलग होती है। सिमिलरली जो हमारे पास में उसके नीचे भी और कुछ ऐसे लिस्ट होते हैं जो दोनों के लिए म्यूचुअल होते हैं, दोनों के साथ में काम होने जरूरी होते हैं, ठीक है। या आप उसको लोकल में भी बोल सकते हो, लोकल गवर्नमेंट के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन टॉपिक के ऊपर काम करती है, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, पावर तो हम लोगों ने सेंट्रल और यूनियन में दोनों में, सॉरी, सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिवाइड कर रखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, कुछ टॉपिक भी डिसाइड कर रखे हुए हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कौन काम करने वाला है, ठीक है, ताकि आगे चल के झगड़े ही खत्म हो जाए। कई बार हमारे घर में भी होता है ना कि भैया कहते हैं कि ये तो काम मेरे लिस्ट में है और बहन कहती है मेरे, तो अब कौन करे, तो इसमें फिर वाद विवाद हो जाते हैं। तो ये सारे वाद विवाद हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बता दिया गया है कि कौन से टॉपिक के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेंगी और कौन से टॉपिक के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट काम करेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास में 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट। वो यूनियन लिस्ट में वो सारे मुद्दे आ जाते हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट काम करने वाली होती है। क्लियर। उसके बाद में आती है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के ऊपर काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं। तो यूनियन लिस्ट वो सारे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डिफेंस फॉरेन अफेयर्स की, जितने भी डिफेंस फॉरेन अफेयर्स है वो सारे सेंट्रल देखेंगी। बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया, तो ये सारे मैटर्स जो होते हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। These matters are included in this list as it need a uniform policy throughout the country। तो यहाँ पर ये जो मुद्दे हैं ये पूरी की पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यूनियन देखती है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। अर्लियर देयर वर ओनली 97 सब्जेक्ट, बट प्रेजेंटली इट इंक्लूड 100 सच सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास में जो यूनियन लिस्ट है वहाँ पे 97 सब्जेक्ट्स है, बट अभी यहाँ पर कितने, प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड है। स्टेट लिस्ट की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो सारे मुद्दे जो कि स्टेट को काम करने होते हैं। और स्टेट किसके ऊपर काम करेंगी, लाइक पुलिस हो गया, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एरिगेशन, इन सारे मुद्दों के ऊपर। और इसमें भी 66 सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर स्टेट को काम करने होते हैं, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारे की सारे मुद्दे जो स्टेट वाले हैं तो वो यहाँ पर स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। फिर कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, जो स्टेट के रिगार्डिंग भी है और जो सेंट्रल के रिगार्डिंग भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे जो है वो आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि मैरिज, फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे मुद्दे जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। और इनको दोनों ही मिलके देखते हैं, लेकिन प्रियोरिटी किसको दी जाती है, प्रियोरिटी होती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट से हो ना हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डेफिनेटली
कर लेंगी। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट, दोनों ही कर सकते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी होती है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है इन दोनों में, ठीक है। यहाँ पर 47 सब्जेक्ट है, बट प्रेजेंटली यहाँ पर 52 सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर दोनों के ऊपर है। फिर कुछ सब्जेक्ट और होते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में, जो कि दे सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन इन यूनियन, स्टेट और कंकरिंग लिस्ट come under the power of federal or union government are called, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि ना तो यूनियन में मेंशन है, ना ही स्टेट में है, ना ही कॉन्करेंट में है, तो वो सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। क्लियर। अब इनके ऊपर टाइम आने के ऊपर डिसीजन होता है कि कौन इन्हें हैंडल करने वाला है। तो अब हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं इंडिया के रिगार्डिंग फेडरलिज्म, ठीक है। अब ये जो फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन है उसके देखें तो भाई सबसे बड़ा मेन फीचर तो यही आता है कि ऑल स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर, की इंडिया की सारी जो स्टेट्स होती है उनके पास में इक्वल पावर जो है वो नहीं दिया गया है। अगर किसी चेंजेस की नीड होती है तो वहां पर पार्लियामेंट खुद अपनी मर्जी से कोई भी चेंज नहीं करा सकता। द पार्लियामेंट कांट ऑन इट्स ऑन चेंज पावर शेयरिंग, वो किसी भी पावर शेयरिंग से रिलेटेड कि भाई उसने जो सेंटर है जो स्टेट है उसमें किसी में आगे नीचे कर दिया, अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइप का कोई चेंजेस लाना है तो उसे दोनों ही हाउसेस से, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है वहां से इसको क्या अप्रूवल लेना होगा, 2/3 मेजोरिटी लेनी होगी, तब कहीं जाकर के पार्लियामेंट इस टाइप के कोई भी चेंजेस कर सकता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर जो जुडिशरी होती है वो यहाँ पर देखने का काम करता है, मतलब जो भी प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का, जितना प्रोसीजर है, प्रोविजंस है, उन सबको देखने का काम हमारी जुडिशरी करती है, ठीक है। और ये वाली बात तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो 3 टाइप में आती है। एक लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग का काम करती है, और उसको एग्जीक्यूट करती है हमारा एग्जीक्यूशन, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है वो। और इन दोनों की निगरानी कौन करता है, जुडिशरी। जितने भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होने वाले हैं तो सभी के जगह कौन आने वाला है, जुडिशरी, ठीक है। अब बात करते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और दोनों में ही हमारे पास में स्पेशल अमाउंट में दोनों के पावर्स जो है वो शेयर रखे हुए हैं कि किसको किसके ऊपर काम करना है। इट मीन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन देता है, ये प्रोवाइड कराता है कि किसको कितने पावर्स देने हैं, कौन किस सब्जेक्ट के ऊपर काम करने वाला है, ये सारी चीजें जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं कि इसके रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस लेके आना है तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि किसी भी एक हाउस से शुरुआत हो सकती है कि वहां से एक मतलब एक प्रोविजन जो है वो एक लेकर के आना होगा, एक डॉक्यूमेंट की जिसमें आप 1/3 लोगों की परमिशन लेके आए, मेजॉरिटी लेके आए, देन वो सेकंड में जाएगा। सेकंड में जाकर के वहां पर क्या होगा कि जो आधी सीट्स होती है, जो टोटल स्टेट है, वो सारे लोग मिल करके फिर इसको पास कराते हैं। अगर इसको सबका अप्रूवल मिल जाता है तो क्या होगा वहां पर कि वो जो प्रोविजन है वो पास हो जाएगा, ठीक है। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 लोगों की जो मेजॉरिटी है उसके साथ ये पास हो जाना चाहिए। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, जितनी भी टोटल स्टेट है उसके हाफ से जो है इसको मतलब अप्रूवल मिल जाना चाहिए। फिर इसके बाद में अभी हम लोगों ने लास्ट इसमें ही पढ़ा था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो जुडिशरी है वो आकर के अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो उसको देखने का काम करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, कि इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो वहां पर कौन अपना मतलब सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर इन दोनों के जो डिसीजंस होते हैं इस मैटर में हाईएस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों के डिसीजंस को ही मानना होता है, चाहे वो सेंट्रल हो या वो स्टेट हो, ठीक है। मतलब लास्ट और फाइनल डिसीजन किसका होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का होने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को ओवरसी करने का काम करती है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जुडिशरी का रोल क्या होता है फेडरल सिस्टम में। जैसे कि मैं आपको जस्ट अभी बता चुकी हूँ, जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। ठीक है, इट्स अ थर्ड टाइम जो हम लोग इसको रीड कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो मैं रिपीटेड लाइन यूज नहीं करूंगी, सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रोविजन है उसकी जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसको देखने का काम भी जुडिशरी ही करती है। जुडिशरी ही फिक्स करती है कि सही चीजें स्मूथली चल रही है या नहीं। अगर इनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने का काम भी हमारी जुडिशरी करती है। और सबको पता है जुडिशरी भी अपने अपने अलग अलग स्टेट में है। सबसे ऊपर है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है हमारी हाई कोर्ट, और उसके नीचे फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती है। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, और उसके नीचे आपके पास लोकल गवर्नमेंट थी, तो लोकल एरियाज में जो जुडिशरी का जो पार्ट है, जो टाइप है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ओके, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो लोकल एरिया में जस्टिस का काम करती है। स्टेट लेवल पे बात करें तो हाई कोर्ट करती है, और पूरे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट करती है। मतलब अगर आपके पास कोई रिगार्डिंग टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी मिनिस्ट्री से लेकर के कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, तो वो सॉल्व किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग पार्लियामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के जितने भी केसेस होते हैं वो सारे भी सुप्रीम कोर्ट में हैंडल किए जाते हैं। In case of any dispute about the division of power, the High Court and Supreme Court make a decision, और इन्हीं के डिसीजन जो है वो सर्वोच्च होते हैं, इसी को फॉलो किया जाता है। The union and state government have the power to raise resource by laying taxes in order to carry on the government and responsibility against to each other. Them. हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म। ठीक है, इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके से प्रैक्टिस होता है। देखो, ये तो बात क्लियर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ही दिखाता है कि हमारे पास में फेडरलिज्म है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हम उसको कैसे प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, मतलब जो प्रोविजंस है वो इम्पॉर्टेंट है सक्सेस, इस फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए, बट ये इतना ही सफिशिएंट नहीं है। क्लियर, मतलब फेडरलिज्म बट दिस आर नॉट सफिशिएंट। इसके लिए अगर आपको एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म बताना है तो इंडिया में, ठीक है, रिगार्डिंग टू इंडिया बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडिया में इसके लिए 3 तरह की चीजें जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन चीजों के वजह से भी हमारे यहाँ पर जो सक्सेशन ऑफ फेडरलिज्म है वो है। ठीक है, इंडिया में जो नेचर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका भी बड़ा रोल है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का जो नेचर है वो भी इसके लिए काफी मतलब इंपॉर्टेंस रखता है इसकी सक्सेस के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि वो 3 कौन से वेज है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो है ये जो सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा अच्छा स्टैब्लिश हुआ है। तो लैंग्विस्टिक स्टेट्स, देन लैंग्वेज पॉलिसी, और तीसरा आता है सेंटर स्टेट पॉलिसी या रिलेशन। ठीक है, सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है उसके ऊपर। तो लैंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो लैंग्विस्टिक स्टेट जो है उसका फॉर्मेशन शुरू हुआ था। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ओके, सॉरी गाइस, एक्चुअली बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा नॉइज हो रहा है कि जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं लैंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर बात करूँ तो हमारे यहाँ पर जो हमारी डेमोक्रेटिक मतलब जो कंट्री थी, तो वहां पर सबसे बड़ा जो मेजर जो चेंजेस होते हैं या टेस्ट होता है वो यही होता है कि हमारे यहाँ पर लैंग्विस्टिक स्टेट होती है, या भाषा के आधार पर हमारी स्टेट को कन्वर्ट किया जाता है। सबको पता है कि हमने महाराष्ट्र मराठियों के लिए बनाया था, गुजरात गुजरातियों के लिए बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे 1947 के बाद में जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारे यहाँ पर जितनी भी जो कंट्री इंडिया की जो बाउंड्रीज है वो बननी शुरू होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेट है वो इस तरीके से बनने लगती है कि एक स्टेट में उस पर्टिकुलर रीजन की जो लैंग्वेज है वही लोग शामिल हो। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र बनना शुरू हुआ यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में जितने भी मराठी बोलने वाले लोग थे वो यहाँ पर शामिल हो गए। देन यहाँ पर गुजरात वाले की बात करें तो यहाँ पे गुजराती जो है वो शामिल हो गए। तो इस तरीके
तरीके से बहुत सारी नई स्टेट्स बनती है, बहुत सारी पुरानी जो स्टेट है वो टूटने लगती है। मैनी ओल्ड स्टेट हैव वेनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट वर क्रिएटेड इन 1947. The boundaries of several old state of India were changed in order to create new state. की बहुत सारी बाउंड्रीज जो है पुरानी वाली वो नए में भी चेंज हो जाती है। ठीक है, कोशिश ऐसी की जाती है कि सेम स्पीकर्स जो है वो सेम स्टेट में रह पाए, सेम लैंग्वेज वाले जो लोग हैं वो सेम स्टेट में रह ले। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा थोड़ा बिखरा बिखरा हुआ सा था, तो अलग अलग चीजें करने से बेटर कि इतनी सारी मिक्स्ड चीजें हो जाए, जैसे श्रीलंका में हुआ था और बेल्जियम में भी सेम चीजें हुई थी। तो ऐसे में आगे चल के कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। क्लियर? तो वो कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमने क्या किया, एक सेम लैंग्वेज वाले को एक जगह पर रख दिया। ठीक है, हमने महाराष्ट्रियन को, महाराष्ट्र लैंग्वेज वाले को, हमने मराठी को यहाँ रख दिया, गुजरातियों को वहां पे रख दिया। ठीक है, इस तरीके से जो तमिलियंस थे हमने उसे तमिल में रखा। तो यही चीजें जो है इस तरीके से चलते जाती है। ओके, क्लियर। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब जैसे हमारे पास में लैंग्वेज के बिहाफ पे बहुत सारी जो है क्या बनने लगती है, स्टेट्स बनने लगती है, और हमारे यहाँ के जो नेता होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी नेशनल लीडर्स होते हैं उन्होंने मतलब जो डिग्रेडेशन ऑफ कंट्री है जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ था, तो उस चीज से हमारी कंट्री को सेव कर लिया। तो ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे नेता बड़े ही इंटेलिजेंट थे। अब बात आती है हमारे पास लैंग्वेज पॉलिसी की। तो लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर बात करें तो इंडिया ने अपनी कोई भी नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं की। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेड एनी लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, उसने कोई भी लैंग्वेज नहीं बनाई। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। ओके, क्योंकि देखो अब हिंदी जो है मोस्ट ऑफ लोग जो है वो हिंदी को अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं, तो हमने उसको हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है, बट हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि आपकी नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जितनी भी स्टेट है उसके पास अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है, जिसमें वो काम कर सकती है। इसके बीच में जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश जो है तो उसको भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के ही पर्पज से रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉन हिंदी मतलब जिसको हिंदी नहीं आती थी, तो वो काम कर सकते थे इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि तमिलियन है, कुछ जिन्हें हिंदी नहीं आती है बट उन्हें दिल्ली में काम करवाना है। ठीक है, तो अब क्या करें, क्योंकि दिल्ली में मोस्ट ऑफ लोग हिंदी जानते हैं, तो अब यहाँ पर तमिल आकर के अपनी तमिल लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकते, तो इन लोगों के लिए क्या किया गया, वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल रख दिया, ताकि ये लोग भी दोनों की दोनों चीज को समझ पाए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स थे तो काफी लोग इसके सपोर्ट में आ चुके थे। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, अगेन कह रही हूँ, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, इट इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे चल के, तो आपको वहां पर एक दो लैंग्वेज नहीं मिलेंगी, आपको वहां पर बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलती है। फिलहाल जब हमने ये चैप्टर उठाया तो हमारे पास 21 लैंग्वेजेस बताई है एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली हुई है। क्लियर? जितनी भी स्टेट है उनके पास अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें वो अपने ऑफिशियल वर्क डन करते हैं। इंग्लिश अलॉन्ग विथ यूज्ड हिंदी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पस से यूज किया जाता है। अब भाई ब्रिटिश अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, ये क्यों भाई? ठीक है, 1965 में डिसाइड हुआ था कि आप हिंदी इंग्लिश जो है उसको मतलब खत्म कर देंगे, ऑफिशियल पर्पस से भी उसको रोक दिया जाएगा, बट बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थी जिनकी डिमांड थी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए। ठीक है, रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखने का पर्पस क्या था हमारे पास में। क्लियर? ये पर्पस था क्योंकि कई लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं और उन्हें अपने ऑफिशियल काम कराने हैं, जस्ट लाइक कि तमिल वालों को दिल्ली में जाके अपने काम कराना है, बट दे आर नॉट एबल टू टॉक
हिंदी, ओके। तो उस सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो जितने भी प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो उनसे बचने के लिए इंग्लिश जो है उसको कंटिन्यू रखा गया। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। देखो, हिंदी को प्रमोट करना तो है ही है, क्योंकि अब हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा है। मतलब आता है ना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उस पर वापस आना है, तो गवर्नमेंट जो है हमारी हिंदी को प्रमोट कर रही है, क्लियर। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हिंदी को उन सभी लैंग्वेज पे थोपा जाए जिनकी अपनी स्टेट में कोई दूसरी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, कि मैंने हिंदी को ले जाके तमिलियंस को बोला कि नहीं, आपको हिंदी में ही बात करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी से हम वो लैंग्वेज को यूज करवाए, ठीक है। जितना एज कैन पॉसिबल हो सके ये चीजों को कराना है, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी shown by our Indian political leader help our country avoid to the kind of situation that श्रीलंका find itself, ठीक है। श्रीलंका में जो कांड हुए हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स हुई थी तमिल और जो सिन्हाला कम्युनिटी है इन दोनों के बीच में, तो इंडिया के जो लीडर्स है, तो इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये तो क्लियर हो गई कि इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम के, तो भाई वो बहुत अच्छे थे। तो इनकी मदद से हमने जो मतलब श्रीलंका में जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उससे हम इंडिया में बचे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका में तो 2 ही लैंग्वेजेस के ऊपर इतना बवाल था भाई। हमारे यहाँ पर तो 28 स्टेट्स है ना, तो इतनी लैंग्वेजेस पे कितना बवाल होगा, सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की समझदारी थी, जिन्होंने इन सारी चीजों को बचाए रखा हमें इन सारी चीजों से। बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब ये जो फैक्टर्स के ऊपर है जिसने फेडरलिज्म को बहुत अच्छे से बनाए रखा हुआ है, तो उसमें से नेक्स्ट वाला आता है हमारे पास की पॉइंट, थर्ड वाला जो है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन एक और ऐसा वे था जो फेडरलिज्म था उसको और ज़्यादा स्ट्रेटन प्रोवाइड कराता था, ये उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या सही फॉर्म में लाता था, ठीक है। अगर हम 1990 के ऊपर बात करें, तो उस टाइम में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्रिएट हो रही थी, ठीक है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन द सेंस कि जब शुरुआती में हम पढ़ते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक कांग्रेस नाम की पार्टी जो है, जो 5 साल तक के लंबी चली थी, हमें वही पता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो रीजन्स थे वहां से अलग अलग पार्टी जो है वो उभर के आ रही थी। 90 के दशक तक ये चीजें जो है वो आ चुकी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इतनी सारी पार्टीज आती है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब एक पार्टी किसी मतलब जो मेन गोल तक पहुंचने के लिए जो रिक्वायर्ड वोट्स है वो नहीं गेन कर पाती है, तो क्या करती है कि जो सिमिलरली 50-50 वाले होते हैं ना, तो आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं, और इसी को कहते हैं कॉलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो रीजनल पार्टी थी अलग अलग, तो इन्होंने सत्ता में आने के लिए क्या किया, इसके पास 50% वोट थे, दूसरी पार्टी के पास 50 थे, तो इन दोनों ने अपने 100 करके क्या आ गए, वो उस पार्टी में आ गए, उसने वो पावर शेयरिंग में आ गए। तो एक तरीके का पावर शेयरिंग, सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ओके। तो ये एक तरीके का पावर शेयरिंग हो सकता है कि कैसे, कि मतलब आधे लोग जो है वो इसके हैं और आधे लोग जो है वो अलग अलग पार्टी के हैं। तो ये लोग जब मिल जाते थे, मतलब 2 अलग अलग पार्टी जो है मिलकर के साथ में आती थी, तो इसको कहते थे कॉलिएशन, ठीक है। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कॉलिएशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी, मतलब इसका मतलब यही है कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो मेजोरिटी गेन नहीं कर सकती है, तो वो दूसरी पार्टी के साथ में क्या होती है, मर्ज हो जाती है, यही होता है। तो अब ये जब प्रथा शुरू होती है, मतलब these led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government. These federal power sharing is more effective today than it was the earlier year after the coalition constitution came into force. तो भाई इसने एक अपना अच्छा खासा जो रोल है वो प्ले किया। अब यहीं पर एक और टर्म शुरू होती है और उसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो देखो, अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा था, पावर शेयरिंग देखी थी। तो फेडरलिज्म में भी क्या होता था, ये जो पावर है तो वो क्या होता है कि आप उसको अलग अलग यूनिटी में डिवाइड कर दो, अलग अलग लोगों को दे दो, ग्रुप्स में दे दो, ठीक है, स्टेट में। इट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ठीक है। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब
को, ठीक है। आप सेंटर में, आप स्टेट में और जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें दे देते हैं, तो इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं तीनों जो वर्ड्स है वो एक ही डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो लिखा है कि इट इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हो तो उसका मतलब भी तो ऑलमोस्ट वही हुआ कि हम इसके साथ साथ इन लोगों में भी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बस यही हुआ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। अगर हम 1992 के वक्त बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो लोकल बॉडीज होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती थी, ठीक है। उस टाइम में वहां पर रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, उनके पास अपने कोई राइट्स नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है ना। द लोकल बॉडी डिडंट हैव एनी रिसोर्सेज और पावर ऑफ देयर ऑन, उनके पास अपने कोई भी पावर्स नहीं हुआ करते थे। तो उनको जितने भी काम करने होते हैं वो किसके अंडर में काम करने वाली है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही काम करती है, ठीक है। फिर आपने एक बात सुनी होगी कि एक आता है अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास में आ जाती है हमारा पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है। 74 से नगर पालिकाएं आ जाती है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज आ जाती है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि रेगुलर जो इलेक्शंस है वो होने शुरू हो जाते हैं। मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी थी तो अब यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होने लगे। फिर उसके बाद में जो सीट्स थी वो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्व होने लगी। फिर यहाँ पर 1/3 पोजिशन जो है, सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन भी होने लगी। पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि हर पहले हमारे पास में नेशनल इलेक्शन कमीशन था, बट अब इसके साथ ही साथ हमारे पास में स्टेट इलेक्शन कमीशन भी ऑर्गेनाइज्ड हुआ ताकि वो जो इलेक्शन होने हैं टाइम टू टाइम वो सारे काम करवा सके, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन में हम पढ़ेंगे दो टाइप के होते हैं, एक नेशनल और एक स्टेट। तो स्टेट का काम क्या होता है कि जितने भी लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज है तो उसके इलेक्शन टाइम टू टाइम हिल करवाना होता है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज, ठीक है। अब स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसको लोकल बॉडीज के साथ में अपना रेवेन्यू, अपनी पावर्स भी शेयर करनी होती है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ठीक है। मतलब जो लोकल बॉडीज में कौन कौन से आ जाते हैं, आपकी नगर पंचायत, नगर पालिका, तो ये सारी लोकल बॉडीज के अंदर में आती है। तो इस तरीके से होता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये यूं कहे कि इंडिया में किस तरीके से पावर्स जो है वो सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये जो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है, तो वो किस तरीके की होने वाली है, प्रॉपरली नोन बाय द नेम पंचायती राज्य सिस्टम, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। तो इसमें आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या करती है, वो अपने इंटायर विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करती है, ठीक है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए काम करता है, तो सिमिलरली ग्राम पंचायत पूरे गांव के लिए काम करता है। फिर आती है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति क्या करती है कि कुछ ऐसे ग्राम जो होते हैं उनको ग्रुप बनाती है, ठीक है, कि एक छोटा सा गांव ये है, छोटा सा गांव ये है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पंचायत वेब सीरीज जो है वो देख के आए भाई, बड़ा मजा आएगा। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको इजीली वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है, देखो छोटे छोटे गांव होते हैं तो इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये गवर्न नहीं कर पाती है, तो छोटी छोटी समिति, ये क्या होता है, गांव मिलकर के एक समिति बना लेते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, पंचायत समिति। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजली कॉल्ड ग्राम पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, ठीक है। जिसने ये पंचायत सीरीज देखी होंगी वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है जिला परिषद। तो जितनी भी पंचायत समिति होती है अलग अलग, तो ये सारी मिलती है कहाँ पर, अपना मंडल बनाती है और इस मंडल को कहते हैं जिला परिषद। मतलब क्या हुआ कि ग्रामों को मिलाकर के बनी समिति और समिति को मिलाकर के बनता है जिला परिषद, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे सेंट्रल के नीचे होता है स्टेट और स्टेट के नीचे होता है लोकल, तो ये फिर यहाँ से एक नया सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें फिर एक और आता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, जो शहर के लोग होते हैं, जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं, तो वहां पर एक बॉडी काम करती है जिसको हम
हम कहते हैं अर्बन लोकल बॉडी, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, या नगर पालिका भी बोल सकते हो आप, तो वहां पर नगर पालिका होती है। और ये जो हमने ग्राम पंचायत, ग्राम समिति है ना, जिला परिषद पढ़ा है, तो ये रूरल एरिया में होते हैं, यानी गांव वाले एरिया में होते हैं। तो आपको फेडरलिज्म तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उम्मीद नहीं है, आई एम श्योर कि आपको आ चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, फेडरलिज्म ये होता है कि जहाँ पर आपके जो पावर्स होते हैं वो सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, मतलब स्टेट के पास हो, सेंटर के पास में हो, तो इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, ठीक है। फिर आप कहोगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि यहाँ से सेंटर और स्टेट के कुछ पावर जो है वो लोकल बॉडीज में भी शेयर किए जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड क्या, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, मतलब पावर्स को और लोगों में बांट देना। अब आपके जितने भी डाउट्स है, अगर आपके कुछ रिमेनिंग रह चुके हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कमेंट में पढ़ने के बाद में हम उस डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।